एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर अच्छे से कवर किया था। देखा था उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शंस किन्हें कहते हैं। आज हम अपने अगले लेक्चर के ऊपर मूव ऑन करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स अगर इसको कहें तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। इसकी कुछ थ्योरीज हैं वो डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आइए शुरू करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज जनरली कोनोट्स टू थिंग्स। दो चीजें बताती है क्या फॉरेन एक्सचेंज शब्द, फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज दो शब्दों को बताती है, कौन कौन सी, एक तो फॉरेन करेंसी और दूसरा है एक्सचेंज रेट, यानी कि उस करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए हमें कौन सा रेट पे करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल अगर आपको $1 लेना है तो आपको 75 इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक्सचेंज रेट। According to Hartley Withers, फॉरेन एक्सचेंज इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज। तो जैसे मैंने आपको बोला, डॉलर इज एन अमेरिकन करेंसी, इंडियन रुपीज हमारी करेंसी है। अगर मुझे $1 लेना है तो उसके बदले मुझे अपनी अपनी करेंसी के 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तब मुझे जाके अमेरिका का $1 मिलेगा। सिमिलरली एक पाउंड जो है वो थोड़ा और महंगा है, तो उस तरह से मुझे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। जो करेंसी स्ट्रांग है मुझे उनको ज्यादा पे करने पड़ेंगे, जो करेंसी मेरे करेंसी से वीक है मुझे उसके लिए कम पे करने पड़ेंगे और बदले में मुझे वो ज्यादा मिल जाएगा। तो ये चीजें आपकी क्या बन जाती हैं, एक्सचेंज रेट। Foreign exchange market. For the foreign exchange among countries, there is a need for a foreign exchange market. जैसे आपका शेयर मार्केट होता है जिसके अंदर आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही एक सेपरेट मार्केट है जिसके अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज को जो है चेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर। लिप्से एंड चेरेस्टल, The foreign exchange markets are the markets in which one currency can be traded for the other. तो मैंने आपको बताया जैसे शेयर मार्केट होता है जिसके अंदर आप शेयर्स ट्रेड करते हैं, वैसे ही आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जिसके अंदर आप एक करेंसी के बदले कोई दूसरी करेंसी जो है पिक कर सकते हैं। In such market, transactions occur with a worldwide coverage between seller and buyer for making a profit. तो इस तरह के मार्केट के अंदर आप जैसे डॉलर्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। आप डॉलर के प्राइस को एंटीसिपेट कीजिए, उसकी बुक कीजिए उसको उस एंटीसिपेटेड प्राइस के ऊपर। अगर वो आपके एंटीसिपेटेड प्राइस के उससे मैच करता है या उससे ऊपर जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वो फेल हो जाता है या उसको वो गिर जाता है उस एंटीसिपेटेड प्राइस से, तो आप जो है अपना लॉस बुक करेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रेडिंग की जाती है आपकी करेंसी के अंदर भी। फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया वर ट्रीटेड एज अ कंट्रोल्ड कमोडिटी। तो बहुत टाइम तक, क्योंकि वो पहले बहुत कम था, इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर लिखा है ना लिमिटेड अवेलेबिलिटी, पहले उतना नहीं था कि उसको ट्रेड करवाया जा सके। जितना था लिमिटेड में उसको कंट्रोल रखने, उसके ऊपर उसको रिजर्व रखने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे। Earlier, the management of forex reserves were mainly based on regulating the demand only. In India, the exchange control was introduced first ever, that too temporarily under the Defense of India rules on September 1939. तो क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज जो था, फॉरेन एक्सचेंज जो था, उसको इंडिया में पहले कंट्रोल्ड मैनर में रखा गया, सिर्फ डिमांड के लिए कि जितनी डिमांड आ रही है उसको किसी तरह से मीट किया जा सके। एक्सचेंज करना, ये सब करना अभी हमारे बस की बात नहीं है। और इनसे रिलेटेड भी जो कुछ रूल्स वगैरह आए थे तो वो कब आए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर 1939 में। उससे पहले फॉरेन एक्सचेंज को लेकर इंडिया के अंदर कोई रूल नहीं था। Later, the statutory power for exchange control was provided by FERA, Foreign Exchange Regulation Act, जिसको चेंज कर दिया गया था Foreign Exchange Management Act 1999 के द्वारा। It was then replaced by Foreign Exchange Regulation Act 1973. This act empowered RBI to some extent the central government to control and regulate the foreign exchange payments with other countries, trade, acquisition of immovable property in and outside India, transfer of securities between resident and NRI. तो ये चीज देखो, अगर आप ऊपर वाला जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वाला चैप्टर था, अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये चीजें आपको अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा चैप्टर तो वीडियो को यहीं रोकिए, पहले वो चैप्टर देख के आइए। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आपके एंड स्क्रीन के अंदर भी दिख जाएगा। तो प्लीज पहले फैमा पढ़ के आइए, उसके बाद ये, क्योंकि देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डायरेक्टली इस चैप्टर से कनेक्टेड है।
हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट एक बैकग्राउंड पता होगा कि एक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें परमिसेबल हैं, क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो वो जाइए, वो देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो यहां से कंटिन्यू कीजिएगा। A lot of changes in the rules controlling foreign exchange were done after economic liberalization in India 1991। तो बहुत सारे जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, जो अपग्रेडेशन आई इन पॉलिसीज के अंदर, किसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, वो कहाँ आई, 1991, जब हमारे पास एलपीजी पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश कर दिए गए थे। यानी कि लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया था कंपनीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और पब्लिक इंडिविजुअल्स को भी, कि आपको जिस हिसाब से ऑपरेट करना है आप कीजिए, हम इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग आपको सपोर्ट एंड प्रमोट करेंगे। तो वो चीज कब हुई थी, 1991 के अंदर। लेटर द एक्ट वाज अमेंडेड इन न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो इस तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, देख रहे हैं आप। 47 पहले 1939 का डिफेंस रूल, उसके बाद फेरा 47, उसके बाद 73, उसके बाद 1993, और इसको पूरा ही रिपील कर दिया फिर किसमें, 1999 के फेमा एक्ट ने। ये सारी चीजें हमने उस चैप्टर में अंदर कवर की थी डिटेल में। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, इस एक्ट के, कि इस एक्ट के थ्रू, पैरा एक्ट के थ्रू हमें क्या क्या चीजें करनी है। ग्रोथ इन ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इंक्रीज्ड एक्सेस टू एक्सटर्नल बोरोइंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट, पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे थे क्या क्या, फॉरेक्स के रिजर्व में, यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है उसको इंक्रीज करना है सब्सटेंशियली, यानी बहुत ज्यादा ट्रेड को ग्रो करवाना है। लिबरलाइजेशन का करना है कहां पर, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स अब्रोड, यानी कि लोगों को बोलना है जाओ जाकर बाहर भी इन्वेस्टमेंट करके आओ। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, यानी कि जो अपने टैरिफ सिस्टम्स थे उनको रेशनलाइज किया जाएगा, उनको मोर प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, जब आप अपने रुपी को, अपनी करेंसी को किसी और करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्रीली, उसको क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इंक्रीज्ड एक्सेस टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स बाय इंडियन कॉर्पोरेट, तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, हमारे इंडियन कॉर्पोरेट से कंपनीज वालों को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही थी, उसके अंदर एक फ्री हैंड दे दिया कि ठीक है आप कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा रहे हैं, जितनी मंगानी है मंगा लो। पार्टिसिपेशन ऑफ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं सॉरी, उनको जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की परमिशन भी दे दी। तो ये सारी चीजें की गई थी हमारे किसके अंदर, फेरा एक्ट के अंदर। इसको फिर चेंज कर दिया गया था फेमा से, और रिप्लेस कब हुआ था, जून 1 2000 के अंदर। ये चीज आपको जो है अच्छे से याद रखनी है। तो इतना पार्ट जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, हमारे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात मानकर वो चैप्टर जरूर पढ़ के आए हैं, तभी ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया, कि भारत में क्या सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज का, आइए देखते हैं। इंडिया हैज अ लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स। These reserves are in terms of cash holdings, bond, bank deposit, and other monetary asset denominated in the currencies other than national currencies, that is Indian rupee। क्या कह रहे हैं, रिजर्व, तो देखिए फॉरेन रिजर्व क्या होगा, हमारे पास दूसरी करेंसी के अंदर जितना पैसा रिजर्व में रखा है, वो चाहे बॉन्ड्स के थ्रू रखा हो, चाहे सिक्योरिटीज के थ्रू रखा हो, चाहे वैसे कैश रखा हो, आरबीआई के पास कोई रिजर्व रखा हो, वो सारी चीजें मिल जाती है। मान लीजिए येन रखा है, कुछ पाउंड रखा है, कुछ युआन रखा है, कुछ यूएस डॉलर रखा है, कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखे हैं, कुछ कनेडियन डॉलर रखे हैं। इस तरह मल्टीपल अलग अलग कंट्रीज के ऐसे मेरे पास अगर पैसे रखे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया हैज अ लार्ज फॉरेक्स रिजर्व, और इंडिया के पास कितना है आइए देखते हैं। ये देखो ये देखो, ये दे रखा है हमको 31 दिसंबर 2021 तक के स्टैट्स है हमारे पास। हमारे पास चाइना, यानी कि जो येन है इनका, वो कितना है, 34,26,908। जापान, ये डॉलर्स के अंदर दे रखे हैं देखो। तो याद रखना कि ये करेंसी भी अपने आप में किस में रिप्रेजेंट की गई है, करेंसी हमारे पास येन ही है, बट दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, क्योंकि डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे पास जापान का इतना है, स्विट्जरलैंड का इतना है, तो इस तरह से हमारे पास रखा है कुछ इतना जो है टोटल हमारे पास लगता है। फॉरेन रिजर्व डिप्ड बाय इतने बिलियन टू सिक्स्थ, तो हमारे पास 633 बिलियन डॉलर्स का, 633 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व रखा है अलग अलग करेंसीज का। तो ये चीज आप जो है याद रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कितना सारा जो है हमारे पास पैसा कहाँ का है, फॉरेन करेंसी का 633 बिलियन डॉलर्स। These reserves are managed entirely by RBI।
तो ये चीज याद रखना। एज ऑफ दिसंबर 2019 इंडिया इज एट 7th पोजीशन वर्ल्ड वाइड बाय फॉरेक्स रिजर्व। तो पूरी दुनिया भर में 200 कितनी कंट्रीज हैं, 219 220 कंट्रीज हैं शायद, तो उसके हिसाब से जो है हम 7th नंबर पे हैं किसके मामले में, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। हमारे पास बाकी दुनिया का इतना सारा पैसा अलग अलग तरीके से रखा हुआ है, चाहे वो कैश होल्डिंग है, चाहे वो बॉन्ड्स हैं, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है, या किसी और तरह के मॉनेटरी एसेट्स हैं। तो ये फैक्ट आपको काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप चीज याद रखना। एक्सचेंज रेट क्या होता है ये देखते हैं। एक्सचेंज रेट मैंने आपको प्राइमा फेसी बताया था, जो पैसा आप किसी अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ चेंज करने के लिए पे करेंगे, वो क्या होता है आपका एक्सचेंज रेट। $1 75 इंडियन रुपीस का है, तो मुझे अगर $1 का बिल चाहिए यानी नोट चाहिए, तो मैं उसके लिए 75 इंडियन रुपीस पे करूंगा। तो दैट 75 इंडियन रुपीस जो मैंने पे करे हैं, इन एक्सचेंज फॉर व्हाट, इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग $1 बिल, तो वो चीज मुझे मिल जाएगी बदले में। तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी स्टेटेड इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। मैंने बताया ना, $1 के बदले मेरे को 75 इंडियन रुपीस पे करने पड़ेंगे, वो क्या बन जाएगा, मेरा एक्सचेंज रेट बन जाएगा। मुझे $75 के बदले के एक्सचेंज में कितना मिलेगा, $1 मिलेगा। वो चीज क्या हो जाती है आपकी एक्सचेंज रेट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आपके आज के बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये दोनों टॉपिक्स को मैं इतने साथ को रिलेट करके चल रहा हूं कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। IMF हम आज दोपहर के 3 बजे वाले लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दिस रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ तरह तरह के एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। फिक्स्ड रेट होता है, फ्लेक्सिबल रेट होता है। आइए पढ़ते हैं ये क्या क्या होते हैं। द फिक्स्ड रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट एक्टिविटीज और फ्लक्चुएशन। देखो, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो वो क्या करती है, वो रेट को फिक्स कर देती है ताकि जो फ्लक्चुएशंस है, ताकि किसी तरह की ट्रेडेबल एक्टिविटी है, ताकि किसी तरह की ये क्या बोलते हैं स्पेकुलेशन एक्टिविटीज है, इनको कर्व किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए अभी आप देखते हैं रोज, कल डॉलर का रेट कुछ और था, 74.93 था, आज कुछ 75 है, कल कुछ और हो जाएगा, कल डिप कर सकता है, नहीं तो थोड़ा और परसेंटेज टर्म्स में बढ़ जाएगा। यहां पर हमारे इंडिया में क्या चलता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम चलता है। यहां पर जो मार्केट एक्टिविटीज है, मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है, उनके बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट करते हैं क्या, एक्सचेंज रेट्स। लेकिन कई गवर्नमेंट्स जो क्या करती हैं, इनको फिक्स कर देती हैं, और जो ऊपर नीचे की जितनी भी फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको गवर्नमेंट इंटरनली बेयर करती हैं, प्रॉफिट्स भी वही लेती हैं, और जो लॉस है उनकी फ्लक्चुएशन से अगर ज्यादा होती हैं तो उस फ्लक्चुएशन का प्रॉफिट मिलता है, कम होती हैं तो उनका जो है लॉस बेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऐसे केसेस में आपको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए वो फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए $1 का रेट 75 रुपीज फिक्स कर दिया, ये कमर्शियल रेट बन गया, ये चेंज नहीं होगा। अब आप चाहे आज लें, चाहे 1 साल बाद लें, चाहे 10 साल बाद लें, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया कि भाई $1 अगर आपको लेना है तो आपको 75 इंडियन रुपीस पे करने ही पड़ेंगे। अब कल को अगर डॉलर एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से 74 रुपीस का हो जाता है, तो और आप अभी भी 75 रुपीस पे कर रहे हैं, तो पर डॉलर $1 का फायदा भी गवर्नमेंट का है। लेकिन वही डॉलर अगर 76 रुपीस का हो जाता है, तो वही पर डॉलर आप तो 75 ही पे करेंगे, तो वो पर डॉलर $1 का नुकसान भी किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का होता है। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Is not affected. The government perform pegging operation to enforce this rate. The government need to fix its currency in term of gold and dollar. तो ये चीजें हैं, एडवांटेज हैं कुछ, एनहेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड ऑफ स्पेकुलेशन, इंटरनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एंड यूजर के लिए तो बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। अगर मान लीजिए रेट देखो 75 तो कभी कभी टच करता है, यूजुअली 73 74 के अराउंड रहता है, तो अगर गवर्नमेंट जो रेगुलर रेट चल रहा है उसके से ज्यादा रख देती है रेट, तो एंड यूजर को तो फायदा रहता है इसके अंदर, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, उसको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज अगर जो डॉलर है उसको 75 लूंगा, कल वो 76 का हो सकता है। नहीं, इट्स अ पीस ऑफ माइंड कि मैं कभी भी डॉलर को एक्सचेंज करवाऊंगा, मेरे को 75 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। इंटरनल स्टेबिलिटी आती है इससे। डिसएडवांटेज क्या है, अनरियल नेचर, अननेसेसिटी ऑफ पर्टिकुलर एरिया, इंटरनेशनल क्राइसिस। तो ये सब चीजें आपकी डिसएडवांटेज बन जाती हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है और कोई तो कर नहीं सकता। सुप्रीम पावर कौन होती है कंट्री की, गवर्नमेंट। बिफोर 1930 द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज
प्रिवेलिंग, यानी कि 1930 से पहले क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है प्रिवेल किया जाता था, यानी कि गोल्ड की टर्म्स में जितनी वैल्यू हमारे गोल्ड की है उसकी टर्म्स के अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता था। जितने $1 का बिल हमारे गोल्ड को क्या नाम है खरीद सकता था, उसके हिसाब से ये रेट तय किया जाता था। After the establishment of IMF in 1945, all its member countries had declared the value of their respective currencies in term of gold। तो गोल्ड के ही टर्म में उन्होंने अपनी जो वैल्यू है वो कर दी थी। देखो क्या होता था कि मान ले मैंने एक 24 कैरेट गोल्ड ले लिया, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करना है एक्सचेंज रेट का कि भाई मेरा एक इंडियन रूपी कितने ग्रेन्स ऑफ 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकता है, चाहे वो एक ग्रेन हो चाहे वो 0.001 ग्रेन हो, ठीक है, लेकिन डिटरमाइन वो गोल्ड के हिसाब से किया जाएगा। सिमिलरली अमेरिका क्या बोलता था, मेरा $1 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग ग्रेन्स खरीद सकता है उस 24 कैरेट गोल्ड के। सिमिलरली पाउंड कि भाई मेरा 1 पाउंड इतने ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकता है, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से, यानी कि मान लीजिए इंडियन रूपी जो डॉलर है वो मान लीजिए 100 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद सकता है $1 से, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे कि कितने ग्रेन ऑफ गोल्ड इंडियन रूपी खरीद सकता है। मान लीजिए 10 ग्रेन ऑफ गोल्ड कौन खरीद सकता है, इंडियन रूपी। तो एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू $1 के बदले आपको 10 इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा असली में नहीं होता है, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि इस तरह से एक्सचेंज रेट पहले डिटरमाइन किया जाता था कि आपका रुपया यानी कि आपका डॉलर कितने ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद सकता है, मेरा रुपीस कितने ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद सकता है, इनको डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वो आपका एक्सचेंज रेट बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर डिफाइन किया जाता था। ये आगे आगे आने वाले जो इसके टॉपिक हैं उसके अंदर हम डिटेल में कवर कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन गोल्ड प्राइस ऑफ द करेंसी एज डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। फिर देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस टाइप ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड फ्लक्चुएशन। जैसे अभी चल रहा है, आज का रेट कुछ और है, कल का कुछ और है। आइए देखते हैं डॉलर का रेट क्या चल रहा है। डॉलर रेट अभी देखो 74.62 है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये चीज देखो, ये क्या है, एक्सचेंज रेट है 74.62 रुपीज दूंगा, इंडियन रुपीज दूंगा, तब जाके मुझे $1 मिल जाएगा। और ये देखो ये 75.40 भी था। अब अगर गवर्नमेंट इसको 75 पे फिक्स करते, आप देख रहे हैं, अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं $75 के ऊपर फिक्स कर दूं, तो इससे ऊपर जब रेट गया तो कंज्यूमर्स को फायदा है। लेकिन अब इससे काफी नीचे रेट चल रहा है, देखो 73.80 भी गया है, 82 भी गया है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कंज्यूमर्स का थोड़ा नुकसान होता है। यहां पर प्रॉफिटेबल कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। तो वो चीजें यहां पर देखने को पड़ती हैं। यहां पर फिक्स्ड का मैंने आपको अच्छे से यहां पर ग्राफ के थ्रू भी बता दिया है। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। The advantage of flexible rate of exchange include full employment, regulated export and import, justified balance of payment and increase in liquidity। तो flexible के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपकी किसी भी तरह की जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जा सकता है, जस्टिफाइड बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पर प्राइस मेकर कौन है या एक्सचेंज रेट मेकर कौन है, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई है तो रेट अच्छा चल रहा होगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर रेट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी रेट ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा जब 75.80 था तो वो जब यानी कि उस वक्त डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, मार्केट सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट फोर्सेस से की जाती है। इसके अंदर ना कोई गोल्ड का पंगा है ना किसी गवर्नमेंट का पंगा है। डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट के जो फोर्सेस हैं, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा है, डिमांड सप्लाई बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि प्राइस बिल्कुल स्टेबल है। तो ये चीजें आप डिमांड सप्लाई के अंदर तो समझ ही सकते हैं। इक्विलिब्रियम रेट कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया, जब डिमांड और सप्लाई आपकी बराबर रहेगी। एट दिस रेट द सप्लाई ऑफ इक्वल्स द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितनी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है उतनी ही उसकी डिमांड की जा रही है। मान लीजिए इंडिया में $100 की जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है और $100 ही हमारे पास आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज से, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्रक कर जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो वहां पर भी अनस्टेबिलिटी है, यानी कि डॉलर का एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा। अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो डॉलर का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। अगर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, यानी प्राइस बिल्कुल स्टेबल है। पार रेट ऑफ एक्सचेंज व्हेन डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी इक्वल्स इट सप्लाई, तो ये चीज फिर से वही बता रखी है।
एक्सप्लेनेशन की है, ये देखो ये डिमांड कर्व है अपनी। एक सेकेंड, ये देखो ये डिमांड कर्व है अपनी, ये वाली, ये क्या है, सप्लाई कर्व है। जब एक्सचेंज रेट ज्यादा है, ये देखो, ठीक है, एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो अपनी डिमांड कम है और सप्लाई भी कम है। देखो ये देख रहे हैं यहां पर इस पॉइंट पर, ये देखो, ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो एक्सचेंज रेट भी ज्यादा है। जैसे जैसे ये देखो P1, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस जो है यहां पर आता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टक करेगा, ठीक है। जैसे और प्राइस गिर जाएगा यानी कि अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, वैसे वैसे सॉरी सप्लाई बढ़ती जा रही है, ये देखो सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज करती जा रही है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, आपकी डिमांड कर्व बन जाएगा। ये डिमांड कर्व से आपको समझाया गया है कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑपरेट करता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। अगर आपके पास जो है एक्सचेंज यानी कि जो वो है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये देखो डिमांड ज्यादा है, यहां पर देखो ध्यान से देखो, डिमांड ज्यादा है डिमांड ऊपर है, सप्लाई यहां बिल्कुल नीचे है, तो आपका एक्सचेंज रेट भी ज्यादा हो जाएगा। डिमांड कम है, ये देखो सप्लाई ज्यादा है, तो आपका एक्सचेंज रेट, ये देखो ये एक्सचेंज रेट कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका प्राइस एकदम स्टेबलाइज रहेगा। ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा आपका, पी क्या बन जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी थोड़ा रिलीवेंट है। प्लीज ये चीज जरूर समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी चीज आपको कंफ्यूज ना करे। बाकी डिमांड एंड सप्लाई का ही पंगा है, मैं आपको जितने ईजी सेंस में हो सकता है समझा रहा हूं। डिमांड ज्यादा है, ये देखो डिमांड ज्यादा है, ग्राफ के ऊपर देखो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बिल्कुल कम है, तो एक्सचेंज रेट कितना होगा, P1, यानी एक्सचेंज रेट हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। डिमांड कम हो गई है, देखो डिमांड नीचे आ गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, P2 पे फॉल कर जाएंगे, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, P2 पे फॉल कर जाएगा। लेकिन जहां ये दोनों कर्व डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम P, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता इसके बाद भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे अलग से एक छोटी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको फिर से क्लैरिटी मिल सके। आगे चलते हैं थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि भाई एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किस तरह किया जाता है। जैसे ऊपर बताया ना कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है, तो फिलहाल कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो पढ़ते हैं। तीन थ्योरीज हैं, मिंट पैरिटी थ्योरी, मिंट रेट कहते हैं या एक्सचेंज रेट कह लीजिए, द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। तो तीन थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नेट जेआरएफ में भी इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज मिस मत कीजिएगा, इनको ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। मिंट पैरिटी थ्योरी क्या होती है, दिस वाज द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले बनाई गई थी इधर गोल्ड और सिल्वर, मैंने बताया ना इसके अंदर जो है मेटेलिक स्टैंडर्ड को बताया गया था, गोल्ड डिटरमाइन किया था। देखो पहले गोल्ड और सिल्वर के अंदर ऑप्शन था, लेकिन ऊपर यहां पर लिखा गया था ना कि आईएमएफ जब बना, एस्टैब्लिश ऑफ आईएमएफ, जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने जो है करेंसीज अपनी डिसाइड कर लिया था, डिक्लेयर कर दी थी कि भाई वो अपने जो करेंसी है उसको किस वैल्यू में करेंगे, टर्म में जो है एक्सचेंज करेंगे गोल्ड के रेट के अंदर, ठीक है, 1945 में। उससे पहले जो है ये चीजें किस पे थी, गोल्ड और सिल्वर के बीच में चेंज की जाती थी। द वैल्यू ऑफ करेंसी यूनिट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ गोल्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्योरिटी, 22 कैरेट 24 कैरेट। तो ये चीजें तो आपको पता होंगी, गोल्ड को जो है ऐसे डिफाइन किया जाता है उसके प्योरिटी से, 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म है, जो है अपनी 22 कैरेट उससे थोड़ी कम स्टैंडर्ड की फॉर्म है। तो इस तरह से यहाँ पर बात की जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the exchange rate or mint rate is equivalent to the gold content of one currency relative to that of another। ये चीज मैंने आपको फिर से वही चीजें हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि एक करेंसी कितना गोल्ड ले सकती है इन टर्म्स ऑफ दूसरी करेंसी कितना गोल्ड ले सकती है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया भी है, ये रहा, 1 ब्रिटिश पाउंड वाज इक्विवेलेंट टू 113 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, यानी कि एक ब्रिटिश पाउंड कितने ग्रेन ऑफ गोल्ड खरीद सकता था, 113। वहीं एक अमेरिकन डॉलर 23 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद सकता था। तो 113 को जब मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा तो जो फिगर आएगी मेरे पास वो क्या बन जाएगा, मेरे को उतना डॉलर पे करना पड़ेगा क्या लेने के लिए, एक पाउंड लेने के लिए, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का तरीका था, किससे, मिंट रेट पैरिटी से, यानी कि कितने मिंट दिए मतलब गोल्ड दिए एक डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए। तो यानी कि एक पाउंड जो है वो कितने गोल्ड खरीद सकता था, 113 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। याद रखना ग्रेन है ये, ना तो ग्राम है ना केजी है ना कुछ और, ग्रेन्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े।
113 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड खरीद सकता था। कौन? एक पाउंड। एक डॉलर कितने खरीद सकता था? 23 ग्रेन ऑफ गोल्ड। 113 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक पाउंड को देने के लिए हमें 4.86 डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। यानी कि मुझे अगर एक पाउंड लेना है तो मुझे 4.86 डॉलर पे करने पड़ेंगे, और इसको अगर मैं फिर से 74.62 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतने इंडियन रुपीस पे करने पड़ेंगे मेरे को एक पाउंड लेने के लिए। ये तो खैर पहले का रेट था, अब का जो है रेट थोड़े और कंट्रोल हो गए हैं। एक पाउंड कितने का है? 1 ब्रिटिश पाउंड टू INR 100.59 रुपीज का। तो ये चीज आप देख सकते हैं, बीच के अंदर ये थोड़ा 101 भी गया था, 101 पॉइंट, तो अब जो है थोड़ा 100 पर आ गया। तो ये ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 74.62 एक डॉलर है, 100 रुपए का जो है एक पाउंड है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। Here the rate of exchange is determined on weight to weight basis of metallic component currency. It is called as mint par of exchange और mint parity। मैंने आपको बता दिया mint parity। mint यहां पर किसको बताया गया है? मेटेलिक स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड को। ये पुराना टाइम था, अब ऐसा कुछ ज्यादा जो नहीं किया जाता। ये आपको फिर से वही डायग्रामेटिकली बताया है। ये डायग्राम उतना रेलिवेंट आपके लिए नहीं है ये डिमांड सप्लाई कर भी। उसके बाद आते हैं क्रिटिसिज्म की। इसको क्रिटिसाइज किस तरह से किया जाता है? नन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ। ये तो मैंने आपको बता दिया, आज के टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड पे कोई नहीं है, क्योंकि अगर आज गोल्ड स्टैंडर्ड पे होता ना तो ये देखो 4.866 डॉलर, 4.866 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 74.62 रुपीज, 363 रुपीज। आप बताइए एक पाउंड कितने का है? 100। यहां पर इस रेट के हिसाब से कितने का बन रहा था? 363 रुपए का। क्या 363 का एक डॉलर? इतनी महंगी करेंसी तो शायद ही कोई और होगी पूरी दुनिया में। तो आप ये देख रहे हैं, तो अब ये स्टैंडर्ड नहीं किया जाता। ये बहुत वेग स्टैंडर्ड था। एक करेंसी के लिए तो इतने ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे कि उसको बदले में इतनी सारी दूसरी करेंसी मिल जाती थी फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन वहीं कोई दूसरी करेंसी होती थी तो वो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी में रहती थी। फ्री बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड इज नॉट अलाउड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट। तो गोल्ड एंड जरूरी नहीं है हर गवर्नमेंट जो है गोल्ड को इस तरह से ट्रीट करें। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहता है। वहां पर लोग जो है गोल्ड नहीं खरीद सकते। क्यों? खरीद भी सकते हैं तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। जैसे इंडिया में आप इंडिपेंडेंटली कितना भी गोल्ड खरीद ले तो फ्री ट्रेड अलाउड है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर गोल्ड को लेकर फ्री ट्रेड अलाउड नहीं है। वहां पर क्योंकि उनके पास है ही बहुत कम, उसके अंदर भी अगर वो फ्री ट्रेड करने लग जाएंगे तो बहुत और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो रिजर्व रखते हैं, जैसे इंडिया ने प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे रखा था। मोस्ट कंट्रीज प्रेफर पेपर स्टैंडर्ड और सैंक्शन करेंसी स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीजें, गोल्ड स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबल बट इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई दिस थ्योरी थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिफॉर्मली। हर जगह पर गोल्ड का अपना अपना रेट है। देखो ना क्या है, इंडिया के पास जितना गोल्ड है जरूरी थोड़ी पाकिस्तान के पास भी उतना ही गोल्ड है। तो पाकिस्तान अपने गोल्ड को मेजर करेगा तो वो तो बहुत कम ग्रेन ऑफ गोल्ड खरीद पाएगा। तो वही ना, यहाँ पर डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है गोल्ड के अंदर, और सबके पास अगर बराबर गोल्ड हो तब तो ये चीज करनी ठीक है। सबके पास बराबर गोल्ड भी नहीं है। इंडिया के पास, अब इंडिया की छोटा कंट्री है इन कंपैरिजन टू यूएसए या चाइना या रशिया, फिर भी उसके पास उन कंट्री से ज्यादा गोल्ड जो है बुलियन है या ये सब है। तो वही चीजें होती हैं कि डजेंट मैटर कि आपके पास कितना गोल्ड है कितना नहीं है, पैरिटी तो बिल्कुल नहीं है। यूएसए के पास और थोड़ा हो सकता है, यूएसए के पास थोड़ा ज्यादा गोल्ड हो, लेकिन फिर भी इंडिया के पास कंपैरेटिवली बहुत गोल्ड है। अब आते हैं अगले मेथड के ऊपर, परचेजिंग पावर पैरिटी। दिस थ्योरी पुट अप बाय द स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुस्टेव केसल explains a systematic way to determine the rate of exchange between two non-convertible paper currencies। तो इसके अंदर क्या है? According to this theory, the equilibrium rate of exchange is determined by the equality of purchasing power of two non-convertible paper currency based upon the internal price level of two countries। ये क्या कह रहा है? ऊपर क्या था कि कितने ग्रेन ऑफ गोल्ड खरीद सकती थी एक करेंसी, उसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। यहां पर गोल्ड या कोई और कमोडिटी को स्पेसिफाई नहीं करा, यहां पर बस बताया कि एक इंडियन रुपी इंडिया में कितनी चीजें खरीद सकता है इन कंपैरिजन विद $1 अमेरिका में कितनी चीजें खरीद सकता है। बस ये चीज बेसिस बनाकर ये जो है कि एक करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है उसके बेसिस के ऊपर एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। अगर $1 अमेरिका में ज्यादा कमोडिटीज खरीद सकता है तो उसको जो है उस जितनी कमोडिटीज वो खरीद पा रहा है डिवाइड बाय जितनी कमोडिटीज इंडियन रुपीज इंडिया में खरीद पा रहा है वो कर देंगे। तो क्या रेट निकल के आ जाएगा हमारा? एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर टू INR। तो ये होता है एब्सोल्यूट वर्जन और एक होता है रिलेटिव वर्जन। तो एब्सोल्यूट वर्जन के अंदर क्या होता है? पीबी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, PA मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। कहने का क्या मतलब है?
एक करेंसी अपनी कंट्री में, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको यूएसए का एग्जांपल दिया था ना, उसी से लेके चलिए। एक करेंसी है यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर यानी कि एक डॉलर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद सकता है? डिवाइड कर दो, एक इंडियन रुपीस कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड खरीद सकता है? ये जो इसका आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? आपका रेट ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही गोल्ड वाला है, बस गोल्ड ना स्पेसिफाई करके यहां पर बस सिंपली ये बताया है कि कुछ भी खरीदो, बट जितना खरीद सकते हो अपनी करेंसी से अपने नेशन के अंदर, वो डिफाइन करेगी आपकी परचेसिंग पावर। आर इज द प्राइस ऑफ करेंसी, ये आर है रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ करेंसी बी, पी ए इज द प्राइस ऑफ गुड्स इन कंट्री ए, पी बी इज द प्राइस ऑफ, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, इसके अंदर और कुछ खास है नहीं, तो मैंने आपको देखो ये बता दिया, ठीक है। सपोज 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी दैट कैन बी ब्रॉट थ्रू स्पेंडिंग 900 इन कंट्री ए एंड $15 इन कंट्री बी। देखा, 100 यूनिट किसी भी चीज, मान लो कोई भी, मान लिया आपने 100 चॉकलेट्स लेनी है, 100 चॉकलेट के लिए आपको किसी कंट्री में तो 900 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन किसी दूसरी कंट्री के अंदर सिर्फ $15 पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? आपका रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटर्मिनेंट, यानी परचेजिंग पावर कितनी है आपके पैसों की, कितना ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं आप अपने पैसे से, वो डिफाइन करता है क्या? आपका ये वाला परचेजिंग पावर पैरिटी का पहला तरीका। इसके अंदर क्या थे, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। दिस वर्जन इज वेरी सिंपल बट इज हैज सर्टेन शॉर्टकमिंग। फर्स्ट, इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द मनी वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है बात की गई, नॉट रिलेटिव टर्म्स। सेकंड, द डिफरेंशिएशन अमंग द टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी इन टू कंट्रीज वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखो, जो क्वालिटी इंडिया में किसी चीज की है, वो जरूरी नहीं वही सेम क्वालिटी उस प्रोडक्ट की अमेरिका में है। अमेरिका के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। ये बात आप मानिए, या इसके अंदर ना कोई पेट्रियोटिज्म की बात है कि आप ऑफेंड हो, ना कोई इसके अंदर जो है कोई और भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की बात है। ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिज्म है, ठीक है। अमेरिका के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत हाई है, तो वहां पर जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया के, देखो वहां के लिए हो सकता है वो नॉर्मल हो, लेकिन वही प्रोडक्ट जब आपके रिलेटिव्स अमेरिका के से आपके लिए ले आते हैं, वहां से अगर कोई चॉकलेट भी उठा लेता है ना, तो आप एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं कि अमेरिका से चॉकलेट लेके आया हमारे लिए, थाईलैंड से चॉकलेट लेके आया, ऑस्ट्रेलिया से चॉकलेट ले, अरे चॉकलेट ही तो है, इतने खुश क्यों हो रहे हो? चॉकलेट तो इंडिया में भी मिलती है, बट ना, वहां का स्टैंडर्ड कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है उन चीजों को लेकर। वही यहां पर इस एब्सोल्यूट के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। यहां पर बात की गई पैसे कितने खरीद सकते हैं, ये नहीं देखा क्या खरीद रहा है और क्या क्वांटिटी और क्वालिटी उस चीज की खरीद पा रहा है, वो चीज यहां पर बताया गया। द रिलेटिव वर्जन इसी का, जो प्राइस परचेजिंग पावर पैरिटी है उसी का रिलेटिव वर्जन है। R1 इज इक्वल टू R0 बाय PB1 डिवाइडेड बाय PB0। आइए देखते हैं ये चीज होती क्या है। R1 है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इन करंट पीरियड, तो हमें ये तो निकालना है एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसको इक्वल रखेंगे R0 जो पिछले में था बेस पीरियड के अंदर, यानी कि हमने कोई बेस ईयर मान लिया था, उसके अंदर कितना रेट था, उस चीज को मल्टीप्लाइड कर देंगे। PA1 एंड PA0 आर द प्राइस इंडाइसेस ऑफ करंट एंड बेस पीरियड इन, जो प्राइस इंडेक्स है, जैसे कुछ प्राइस इंडेक्स होते हैं, जैसे आपका ये सेंसिटिव इंडेक्स जिसको सेंसेक्स बोलते हैं, इस तरह से ये इंडेक्स होते हैं, ये बताते हैं प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, PA1 क्या है, किसी एक कंट्री का प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का और प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का, उसको डिवाइड कर दो प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री बी करंट ईयर का मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री बी बेस ईयर का, उससे क्या निकल के आ जाएगा आपको R1, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करंट पीरियड। तो इसको फॉर्मूला कैसे बनाया इन्होंने, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर करंट पीरियड का निकालना है इज इक्वल टू R0 यानी कि बेस ईयर का एक्सचेंज रेट, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको PA1 यानी कि जो क्या नाम था इसका, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर ऑफ कंट्री ए डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री बी ऑफ पीरियड 1 यानी करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर ऑफ कंट्री बी। तो ये चीज आप जो है देखेंगे, इसके अंदर चीजें को कंसीडर किया था क्वालिटी वगैरह, तभी प्राइस इंडेक्स बनाए गए थे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये देखो एक्सप्लेनेशन, ये चीज आपको करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप बस इन जो ये वर्जन्स हैं या ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन से आपके वर्जन है, कौन कौन से थे, सबसे पहला कौन सा था, मिंट वाला, मिंट पैरिटी यानी गोल्ड को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। फिर दूसरा है परचेजिंग पावर, कि
कितनी चीज खरीद सकते हैं ए कंट्री में, उतनी ही चीज उतने रुपए में कितनी खरीद सकते हैं बी कंट्री में, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब इसके अंदर दो वर्जन थे, एक एब्सोल्यूट था जिसके अंदर सिर्फ प्राइस को देखा गया था, एक था रिलेटिव वर्जन जिसके अंदर प्राइस को ना लेकर प्राइस इंडाइसेस लिए गए थे, यानी इंडेक्सेस लिए गए थे करंट ईयर के और बेस ईयर के। फिर आते हैं अपने जो इसके क्रिटिसिज्म्स के ऊपर। नो रिलेशन बिटवीन परचेसिंग पावर एंड आर प्रोपाउंडेड इन दिस थ्योरी। कोई रिलेशन एक्चुअली बताया नहीं गया, बस बता दिया कि रेट ऑफ एक्सचेंज निकालना कैसे है, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ और परचेसिंग पावर में रिलेशन क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया। द प्राइसेस ऑफ गुड एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फ्लक्चुएट डिसप्रोपोर्शनेटली। ये सारी चीजें जो है प्राइस इंडेक्स नंबर है ये इसमें बताया गया है। दिस थ्योरी नेग्लेक्ट द कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट सिस्टम है उसको नेग्लेक्ट कर देता है। फिर आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, ये तीसरी थ्योरी है, अपनी दो थ्योरी हमने कर ली, अब तीसरी पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर लाइक इंटरनल प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई। तो इंटरनल प्राइस लेवल कितना है कमोडिटीज का, उसके प्रोपोर्शनेटली पैसे की सप्लाई कितनी है, यानी कि मार्केट में रेट, मार्केट का जो है, जो मार्केट में कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए मार्केट में पैसे की सप्लाई कितनी है, यानी क्रेडिट सप्लाई कितना है, ये डिफाइन करता है क्या, एक्सचेंज रेट। किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के अंदर। इट सिंपली मीन दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन कंट्री। ये चीजें हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर हमने अच्छे से किया था, उसके अंदर आपको अच्छे से पता था क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। The deficit in balance of payment statement leads to increase in the demand for foreign exchange at a particular exchange rate due to increase in demand for foreign goods and services। अब देखो डेफिसिट की सिचुएशन कब थी, जब इंपोर्ट ज्यादा थे, किससे, एक्सपोर्ट से। अब इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाहर से ज्यादा चीजें आ रही हैं, यानी कि हमको उनकी करेंसी में ज्यादा पैसे वापस रीपे करने पड़ रहे हैं उनको कमोडिटीज को मंगाने के लिए, है ना। कॉमन सेंस की बात, मैं बाहर से, मैं अमेरिका से अगर एक आईफोन इंपोर्ट करवाता हूं तो मुझे पेमेंट इंडियन रुपीस में थोड़ी करनी है, मुझे पेमेंट करनी है डॉलर्स के में, अमेरिकन डॉलर्स के अंदर। तो वहां से हमारी कंट्री से जा रहा है, यानी कि डिमांड मेरी बढ़ रही है, किसकी, मेरे को बाहर भेजने है ना, तो मुझे बाहर डिमांड करनी है। सप्लाई कैसे आएगी, सप्लाई आएगी बाहर से जब एक्सपोर्ट करूंगा, जब मैं कोई चीज बाहर भेज दूंगा तो उसके बदले मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई। लेकिन यहां पर डिमांड बढ़ रही है इंपोर्ट्स के बढ़ने से, क्योंकि डेफिसिट की सिचुएशन है। डेफिसिट में क्या थे, इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा थे, और अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो यानी कि उनको उन इंपोर्ट्स को मंगाने की जो पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। वही ये यहाँ कह रहे हैं, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतनी है नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है, जैसे इंडिया की सिचुएशन है, तो इसलिए डॉलर का रेट ज्यादा है। ये चीजें भी मेरे को लगता है इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छे से समझ के आए थे। सरप्लस की सिचुएशन के अंदर एक्सचेंज रेट कम होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी सप्लाई अच्छी खासी है, डिमांड है नहीं। डेफिसिट के केस के अंदर इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है रीपे करने की, सप्लाई कम है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो वहां पर एक्सचेंज रेट भी ज्यादा होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन भी आपको अच्छे से इसके साथ कोरेस्पोंड आप कर पा रहे होंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट भी ज्यादा होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आपका एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। तो इसके अंदर और कुछ है नहीं, ये फिर से देखो वही सेम डिमांड कर्व बन के आ गया है। डिमांड ज्यादा है, ये देखो डिमांड ये रही, सप्लाई कम है तो एक्सचेंज रेट ज्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सचेंज रेट कम है। डिमांड सप्लाई बराबर है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्रक करेगा, बात खत्म। इसके अंदर और कुछ है नहीं जो आपको समझना पड़े। देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, ये सब चीजें आप क्रिटिसिज्म खुद पढ़ लेंगे। ये सब इंटरमीडिएट थ्योरी क्यों कही है, क्योंकि ये ना तो मिंट पैरिटी ना ये परचेजिंग पावर के उसके बीच में कहीं लाई करती है, दोनों की क्रिटिसिज्म, दोनों के एडवांटेजेस अपने अंदर ले लेती है, तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इंडिया। इंडिया के अंदर किस तरह का कंपोजिशन है वो बताते हैं कि फॉरेन रिजर्व किन किन चीजों से बना है। इंडिया के पास जितना पैसा है 633 बिलियन डॉलर्स, वो किन किन चीजों से बना है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी में कितने एसेट्स हैं, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो उनकी बॉन्ड सिक्योरिटीज में हो, चाहे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे लैंड बिल्डिंग्स में हो, किसी भी चीज में हो, वो एसेट के बेसिस में कितने हैं। फिर गोल्ड में कितने हैं, यानी दूसरे फॉरेन करेंसीज के जो हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। फिर एसडीआर आ जाते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि हम आज आईएमएफ वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले उसके अंदर, तो वो चीज से आपको पता चल जाएगा कि एसडीआर क्या होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर वर क्रिएटेड बाय आईएमएफ,
एज एन एसेट टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्री रिजर्व। फिर आते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एन इकोनॉमी इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये चीजें बता दी गई। तो चार चीजें हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी। स्टैटिस्टिक्स कितने हैं, ये स्टैटिस्टिक्स तो मैंने आपको वो है लाइव दिखा दी है कि हमारे पास कितना अभी फिलहाल पड़ा है, 633.366 बिलियंस के अराउंड, डॉलर के अराउंड हमारे पास एसेट पड़े हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है वो चीजें देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड मेनी चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस। ब्रेटन वुड सिस्टम जिसके अंदर आईएमएफ सेटअप किया गया था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन रुपीज वाज पैक्ड टू द पाउंड स्टर्लिंग ऑब्वियसली, क्योंकि उस ब्रिटिश में देखो ब्रिटेन का क्या पाउंड स्टर्लिंग है, तो उसी के हिसाब से हमारे रेट फिक्स किए जाएंगे। With the collapse of Bretton Woods system in the 70s, the Indian rupees was unlinked with the pound sterling of Britain in 75. ये कुछ हिस्टोरिकल आपको वो दिए गए हैं, नॉट सो रेलिवेंट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लो किस तरह किया जाता है, लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड क्रेडिट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें आपको पता होंगी कि फॉरेन से लोन आया या फॉरेन को लोन दे दिया, फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ली या दे दी। तो ये चीजें जो है, देखो कभी भी कोई चीज यहां पर पढ़ो तो उसको ये मत पढ़ना कि बाहर से सिर्फ आया ही है। हम तो इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये ऑब्वियसली अपने से ऊपर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे एक्सचेंज करता है, ट्रेड करता है, यानी कि वहां से लेता है। लेकिन ये इंपोर्ट भी करता है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को, जैसे राइस का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, या और किसी चीज का एक्सपोर्टर होगा, तो ये भी एक्सपोर्ट करता है। तो हमेशा एक हाथ से लेता है तो दूसरे से कहीं ना कहीं देता भी है। तो यहाँ पर लोन्स हमेशा ये मत समझिएगा कि लिए हैं, ठीक है, दिए भी होंगे। अगर लायबिलिटी ली है तो किसी को लायबिलिटी दी भी होगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अगर ली है तो किसी को दी भी होंगी। वही चीजें याद रखना। तो मेजर बेनिफिट दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज सिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है कॉमन कॉमन सी चीजें हैं। ये प्रॉब्लम है चांस ऑफ मार्क वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में लोन लेंगे तो अब देखो ना, मान लीजिए मैंने अमेरिका से $1,000 का लोन ले लिया। अब वो उनने तो $1,000 दिए, मुझे रीपे कितना करना पड़ेगा उसको, मल्टीप्लाइड बाय 75, यानी कि वो $1,000 रीपे करने के लिए प्लस इंटरेस्ट मुझे 75,000 इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये जो है डेफिसिट को और थोड़ा वाइडन कर देता है। और सिमिलरली अगर मैंने पाउंड में लोन ले लिया है तो 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, 1,00,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप आपको ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने अपने बेस्ट तरीके में जो आपके लिए रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करवा दी हैं, बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन है किसी प्रॉब्लम टॉपिक के अंदर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसको अलग से उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर। आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर भी अपलोड करूंगा शाम के सेशन के अंदर, आप उसके साथ जो है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े, कमेंट सेक्शन के साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे से अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो पूछिए। फीडबैक फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कीजिएगा, बताइएगा क्या आपके मेजर हैं क्या माइनर हैं, वो सब चीजें से मैं अच्छा सा एक प्रोस्पेक्ट तैयार कर सकता हूं कि मैं किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे सकूं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ख्याल रखिए, ये चीजें साथ साथ रिवाइज करके चलिए। धन्यवाद।